So, hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. So, प्रीवियस डे पर मैंने आप लोगों के साथ इसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया था एंड थैंक यू सो वेरी मच जो आपने उस पार्ट पर इतना ज़्यादा लव अपना शावर किया एंड इट्स मीन अ लॉट जिन भी लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को लिखा था। तो थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ओपिनियन को मेरे साथ शेयर करने के लिए एंड आई रीड ईच एंड एवरी कॉमेंट बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी। एंड उसके साथ ही मैंने पोल भी किया था एंड पोल पर भी मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे थाट्स को सुना एंड इट्स रियली ऑल्सो मीन्स अ लॉट टू मी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू सो वेरी मच कहना चाहती हूँ उन 17% लोगों के लिए। अभी तक 17% है जब तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आगे बढ़ जाए या कम हो जाए तो कह नहीं सकती, लेकिन 17% उन लोगों के लिए जिन्होंने भी ये कहा कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज रियली आई डोंट नो, आई मीन हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ कि ये चीज़ ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मेरा इन नाम को चेंज करने का जो एक मकसद था वो शायद उन 17% लोगों के दिल तक पहुंचा होगा। बिकॉज मैं जानती हूँ हम सब लोग ईशान को या वांगशन को बहुत प्यार करते हैं बिकॉज वो किसी की राइटिंग थी जिसे बड़े पर्दे पर उतारा गया दो किरदारों की वजह से। एंड कुछ वो राइटिंग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड कुछ वो किरदार इतने ज़्यादा मेस्मराइजिंग थे कि हम कभी उससे बाहर निकल ही नहीं पाए। एंड आज हम यहाँ खुद अपनी एक अलग सी फैमिली, एक अलग सा वर्ल्ड क्रिएट कर कर बैठे हैं जिसके अंदर हम उन दोनों कैरेक्टर्स से बहुत प्यार करते हैं, उनके थ्रू हम एक कनेक्शन फील करते हैं। एंड ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी राइटर के लिए कि उसने अपनी राइटिंग्स के थ्रू एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया बहुत सारे लोगों के लिए। तो बस एक ऑथर होने के नाते मैं जानती हूँ मैं बहुत छोटी, मतलब मुझे ऑथर कहना भी खुद को ये बहुत बड़ी बात है। आई मीन मजाक है शायद उन लोगों के लिए जो सच में एक ऑथर की तरह हैं, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि मैं भी कुछ क्रिएट करूँ, कुछ बहुत बड़ा सा जो लोगों के दिल तक पहुँचे। आई नो एक बहुत सिली सा इमेजिनेशन है, एक सिली सा ड्रीम है एंड ये शायद सच भी ना हो, पर पता नहीं सपने देखने में क्या जाता है। आई मीन हम सब लोग यहाँ सपने ही तो देखते हैं एंड सपनों की दुनिया में रहते हैं। तो मैं भी एक जस्ट ड्रीम करती हूँ कि किसी दिन मैं भी कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे एंड बहुत सारे लोग उसे एडमायर करें। इसीलिए मैं बस अपने खुद के कैरेक्टर्स डेवलप करना चाहती थी एंड वही इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं ऐसा चाहती हूँ। बट मैं आप लोगों से भी समझ सकती हूँ कि अचानक से सब कुछ चेंज कर देना बहुत मुश्किल होगा, टफ़ होगा आप लोगों का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, क्योंकि आप सब लोग जिस थ्रेड की वजह से यहाँ पर जुड़े हुए हो वो वांगशन या ईजान है। बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं बहुत जल्दी ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज नहीं कर दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। स्लोली लेकर चलूँगी, बहुत धीमे धीमे हम लोगों से यूज़ टू होंगे। अगर वो चीज़ एक्सपेरिमेंट ठीक रहता है तो इट्स ओके, अगर ठीक नहीं रहता है तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वांगशन एंड ईजान शेयर करती रहूँगी। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बस ये रहता है कि जब ईजान मैं शेयर करती हूँ तो मन में एक फीलिंग रहती है कि दैट्स नॉट गुड। आप समझ रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट फेयर विद समवन जो रियल में एग्जिस्ट करता है। ये मेरा एक थॉट है एंड ये थोड़ा सा गिल्ट रहता है मेरे अंदर अपने सारी राइटिंग्स को इस्तेमाल करने के बाद भी मैं उनका नाम इस्तेमाल कर रही हूँ। इट्स नॉट फेयर। एंड वैसे ही वांगशन के साथ होता है, जब मैं वांगशन वर्ड इस्तेमाल करती हूँ पहले तो मैं ज़्यादातर मॉडर्न लिखती हूँ, तो मॉडर्न के अंदर वांगशन जो नेम होते हैं ना वो इतने प्रॉपरली जाते नहीं हैं। ये मेरी थिंकिंग है, इट्स कम्प्लीटली माइंड। तो वांगशंस जो नेम होते हैं ना, एंड वो वांगशंस जो नेम होते हैं वो किसी और राइटर की इमेजिनेशन या क्रिएशन है, समझ रहे हैं आप। एंड यहाँ मेरी खुद की क्रिएशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा होते हुए भी वो वर्क मेरा नहीं है, किसी और ने अपना प्रेजेंस वहाँ पर इस तरीके से जमाया हुआ है कि चाह कर भी वो चीज़ आखिरी में पूरी मेरी होते हुए भी मेरी नहीं है। वो शायद उसी राइटर ऑथर की हो गई है जिसने वो क्रिएट किए हैं कैरेक्टर। इसीलिए मैं वांगशंस के साथ ना ज़्यादा जाती नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर मेरे नॉवेल्स वांगशन वाले नहीं होते। यही एक वजह है जो मुझे रोकती है वांगशन को इस्तेमाल करने से, क्योंकि हर एक ऑथर का ना एक ड्रीम होता है कि उसका खुद का कुछ हो। आई मीन हमेशा से हम लोग अपना एक कॉपीराइट रखते हैं अपनी चीज़ के ऊपर कि हमारी चीज़ है एंड इसे कोई और इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हर्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें रखती हैं जब एक चीज़ क्रिएट होकर बाहर आती है। हमारे इमोशंस होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट, हमारी थिंकिंग उसके अंदर इन्वेस्ट होती है, हमारा टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट होता है एंड बहुत सारे दिन उसके अंदर इन्वेस्ट होते हैं, फीलिंग्स इन्वेस्ट होती हैं। एंड इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी वो चीज़ आपकी ना हो तो इट्स ट्रूली हर्टफुल फीलिंग। एक दिन ईजान शायद पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए, ख़त्म इन द सेंसेस कि दोनों अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेपरेटली अपनी मैरिज लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि वी डोंट नो ना कि वो लोग रियल रिलेशनशिप में है या नहीं। दीज ऑल आर अजम्पशंस एंड आवर फैंटेसीज, दैट्स ऑल। एंड रियल लाइफ में
एक पल में ही सब कुछ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, जिस दिन वो लोग शायद किसी और से शादी कर लेंगे। उनके पीछे ये जो जितने भी हम लोगों ने वर्ड बना रखा है अपना, जिसके अंदर ईज़ान हम लोग शेयर करते हैं, उन नॉवेल्स का क्या होगा, हमारी मेहनत का क्या होगा? वो काम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा ना, किसी मतलब का नहीं रहेगा। तब हम इन कैरेक्टर्स के साथ क्या करेंगे? बट अगर इन केस वो दोनों साथ होते हैं एंड ये न्यूज़ बाहर निकल कर आती है, तो शायद हमसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। तो ऑफकोर्स ये वर्क बहुत वैल्यूबल हो जाएगा। बट ये सब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। रियल लाइफ में ये चीज़ कितनी मुश्किल है हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितना ईजीली हम लोग रियल वर्ल्ड में ये सब कुछ चीज़ें दिखा देते हैं, उतनी रियल लाइफ में लोगों के साथ नहीं होती। बहुत टफ सिचुएशंस होती हैं, इनकेस बहुत हार्श हो जाती है, ब्रूटल हो जाती है जब हम लोग के सामने इस तरीके की रियलिटी आती है। मे भी बहुत से लोगों ने तो देखी भी होगी इस तरीके की रियलिटी अपने सामने। तो इसीलिए मैं ईज़ान वर्ड को आगे से थोड़ा सा प्रेफर करने से खुद को रोकूंगी एंड विज़ान और लैन ईबो की इस्तेमाल करूंगी। मे बी आप लोगों को मेरी ये जो थिंकिंग है शायद समझ में आए। अगर आप लोग ब्रॉड माइंड कर सोचेंगे थोड़ा सा, तो आपको इसमें लॉजिक नज़र आएगा। एंड बात रही वांगशन की, आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं वांगशन इस्तेमाल करूँ, तो ये भी प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि वांगशन किसी और ऑथर की क्रिएशन है। वो मैं अगर इस्तेमाल कर लेती हूँ वांगशन अपने नावल में, तो बस मुझे ये फीलिंग देती है कि वो चीज़ एंड ऑफ द टाइम मेरी होकर भी बस मेरी नहीं है। और मैं इस फीलिंग के साथ बस थोड़ा सेटिस्फाई नहीं कर पाती हूँ अपने आप को, क्योंकि आई इन्वेस्ट माई सेल्फ इन इट, माई कंप्लीट सेल्फ, एंड आखिरी में वो चीज़ मेरी हुई ही नहीं। इतना सब कुछ देने के बाद भी इस फीलिंग को क्या कहते हैं, वही फील होता है बस मुझे। इसीलिए मैं वांगशंस के साथ नहीं जाती हूँ। आई होप आप मेरा ये थोड़ा सा लॉजिक भी समझ पाएंगे, क्योंकि मैं कोई 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स की कोई छोटी सी फैन फिक्शन नहीं लिखती हूँ। मैं कंप्लीट नावल क्रिएट करती हूँ, एंड एक पूरी नावल लिखने में रियलिटी में बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट होता है। तो बस उसका एंड ऑफ द रिजल्ट मुझे ये चाहिए कि वो एक समय के बाद बर्बाद ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए, वो कुछ समय तक रहे। सो आई जस्ट शेयर ओनली दिस विद यू। मे भी बहुत लोगों को लग सकता है कि बहुत सिली रीज़न है एंड बकवास रीज़न है, बट ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक लॉजिक रखता है मेरे लिए। तो मैं बस ये चाहती थी कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। मैं भी आप लोगों के सारे इमोशंस का ख्याल रखूँगी, ऑफ कोर्स रखूँगी, बिकॉज वी आर फैमिली। हम अपने सारे इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड मैं जानती हूँ अचानक से सब कुछ चेंज कर देना बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। इसलिए मैं कुछ भी अचानक से चेंज नहीं करूँगी, धीमे धीमे कोशिश करूँगी, जैसे कि मैंने अभी कोशिश की है जान से विजान नाम बदलने में, और इबो से या वांग इबो से लान इबो में। ठीक है, तो ये दोनों नाम मेरे ख्याल से ठीक रहेंगे फॉर नाउ। बट ऐसा नहीं है कि मैं उसको कम्प्लीटली विजान ही बोलूँगी। आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा सा जान कभी कभी बीच में इस्तेमाल कर दूँगी। ठीक है, एंड जान इसमें मैं उस कैरेक्टर का नाम या अपने आइडल का नाम बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करी। बट ये बोलना एक सिली थिंग है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम जान विजान लान इबो या वांग इबो इस्तेमाल करते हैं, हमारे माइंड में उन्हीं का फेस क्रिएट होता है। एंड ये चीज़ थोड़ी सी मैं कैसे आपको समझाऊँ, इट्स नॉट गुड। समझ रहे हैं ना, किसी की लाइफ को हम अपने सेल्फ एंजॉय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट गुड। मे बी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। इसीलिए मैं बस कैरेक्टर्स के नेम चेंज कर रही हूँ, बिकॉज कैरेक्टर्स के नेम चेंज करने से मेरे माइंड के हिसाब से वो एक इस तरीके से है जैसे कि मैंने जहान एंड इबो को सिर्फ अपने नावल में एक तरीके से कास्ट कर लिया है। दैट्स द माई रीज़न, माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये भी जानती हूँ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रीज़न नहीं है, बिकॉज हमारे माइंड के अंदर अभी भी जान एंड इबो ही चल रहा है। लेकिन ये जान और इबो उस जान और इबो से इसलिए अलग है क्योंकि मैं जो जान एंड इबो इस्तेमाल कर रही हूँ अपने नावल के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि किसी ड्रामा के अंदर जान एंड इबो को कास्ट कर दिया गया फिर से एक दूसरे के साथ। जिस ड्रामा का नाम है वर्जिन सिम्फनी, या जिस नावल का नाम है वर्जिन सिम्फनी, दैट्स ऑल। बस मैं आपको यही थोड़ा बहुत समझाना चाहती थी। तो मैं अब इस नावल में जान एंड इबो के नाम को विजान और लान इबो यूज़ करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं जान एंड इबो भी इस्तेमाल कर दूँगी, जिससे आप लोगों का कनेक्शन भी वहाँ पर बराबर बैठता रहे। ठीक है, तो सिर्फ मुझे आप लोगों से यही शेयर करना था। सॉरी मैंने आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। बिकॉज आगे की नावल थोड़ी ईजी हो जाएगी हम दोनों के साथ, मतलब आपके और मेरे साथ। बाकी अगर आपको अभी भी कुछ कहना हो कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली आप कह सकते हैं। आपको मेरी थिंकिंग के बारे में क्या लगता है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आगे मुझे नहीं पता मैं कब तक इस राइटिंग को कंटिन्यू कर पाऊँगी। मे भी हो सकता है फ्यूचर में मैं राइटिंग छोड़ दूँ इस तरीके के ऑडियो ड्रामा की। पर आप हमेशा मुझे याद रखिएगा मेरी इन कुछ स्टोरीज़ की वजह से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, क्योंकि यही स्टोरीज़ हैं जिसने आपको और मेरे को एक साथ बांध दिया है। एंड इसमें आप
मेरी बहुत सारी कोशिशों को भी देखेंगे, बहुत सारे इमोशंस एंड थॉट्स को भी देखेंगे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एंड रियली इट्स मीन अ लॉट टू मी, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ कहीं तो किसी को रुकना पड़ता है ना। तो मैं भी अगर मैं फ्यूचर में रुक जाती हूँ, कहीं थम जाती हूँ या इन ऑडियो ड्रामास को छोड़ देती हूँ, तो आप मुझे कहीं और मिलिएगा, किसी और सफ़र में हम फिर एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जहाँ हो सकता है हम लोग किसी और कैरेक्टर के साथ एक दूसरे से जुड़े। पर अगर हम जुड़े किसी और कैरेक्टर के थ्रू तो प्लीज़ मुझे पहचान लीजिएगा, बिकॉज कैरेक्टर्स के नेम बदलेंगे, आइडियल्स बदलेंगे, बट मैं शायद वही होंगी, आपकी छोटी सी ऑथर एंड उससे भी छोटी सी नरेटर, आत्रेय। आप लोग मुझसे बार बार मेरा नाम पूछते हैं, तो मेरा नाम आत्रेय ही है एंड आप लोग मुझे आत्रेय कहकर पुकार सकते हैं या आत्रेय, वॉट एवर यू वांट। बस मुझे आप लोगों से यही कहना था कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है, अगर मैंने वांशिया ने ईजान शेयर करना छोड़ दिया तो आपने पूरी तरीके से मुझे छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बार मेरी राइटिंग्स को या जहाँ भी मैं जिस भी तरीके से आप लोगों से टकराऊँ, एक बार उसे थोड़ा सा वक्त देकर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ईजान या वांशियान अलग हो जाएं या वो मेरे साथ ना रहें, पर मैं जो कनेक्शन मैंने आप लोगों के साथ बिल्ड किया है वो कनेक्शन हम दोनों के बीच में रहे। तो दैट्स ऑल, मुझे बस यही कहना था आप लोगों से। बहुत सारी बातें हो गई, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फाइनली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ वर्जिन सिम्फनी। तो लास्ट पार्ट सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट की तरह था, जिसके अंदर हमने कुछ क्लान्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमारा पहला क्लान था शू क्लान। शू क्लान का हेड अल्फा था शीलियान, जिसका ओमेगा पार्टनर था जोजुआ। जोजुआ के साथ में वहाँ पर और भी काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स थे एंड उन्हीं फैमिली मेम्बर्स में एक पर्सन का नाम था विजान शाओ, जो कहने को तो शू फैमिली का सन इन लॉ है, बट अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से, यानी कि उसके हस्बैंड के पिछले साल गुजर जाने की वजह से वो एक विडोअर है। और शायद बाकी सारी वजहों के साथ एक यही वजह है कि जितने भी शू फैमिली के लोग हैं वो विजान को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, एक बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो सिर्फ शीलियान की वजह से उसे बर्दाश्त करते हैं। एंड शीलियान ने विजान को क्यों अपने साथ रख रखा है ये बात अभी कहीं नहीं जा सकती, लेकिन वो बहुत हद तक विजान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, उसके सामने एक वॉल की तरह खड़ी होती है। विजान एक 9-tailed फॉक्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शीलियान एक 9-tailed फॉक्स है। एंड शीलियान के अलावा शू फैमिली में कोई और 9-tailed फॉक्स नहीं है, बाकी सब लोग सिर्फ फॉक्स हैं, नॉर्मल फॉक्स। किसी के पास 3 फॉक्स टेल्स हैं, किसी के पास 4 फॉक्स टेल्स हैं, पर किसी के पास भी कंप्लीट 9-tailed फॉक्स नहीं है। इसके अलावा कुछ वहाँ पर मिक्स्ड ब्रीड भी है, जैसे कि जो शीलियान का पार्टनर है जिसका नाम है जोजुआ, वो एक वुल्फ है एंड उसी की वजह से काफ़ी सारे वुल्फ भी वहाँ पर हैं। एंड शीलियान के कुछ एंसेस्टर्स भी वुल्फ थे, तो वुल्फ के ट्रेड्स वहाँ पर फैमिली के अंदर हैं। एंड लास्ट पार्ट में मैं बताना भूल गई थी, शीलियान एंड जोजुआ के 4 बच्चे हैं। उसका पहला जो बेटा था यानी कि अल्फा था, फर्स्ट अल्फा, उसका नाम जोजुआना था, जो हमारे फर्स्ट मेन लीड यानी कि विजान शाओ का हस्बैंड था, जो अब गुजर चुका है। जोजुआना के अलावा बाकी 3 और बच्चे हैं, जिसमें जोजुआना के बाद सेकंड चाइल्ड जो है जिसका नाम है लिथियम, और लिथियम जो है वो एक रिसेसिव अल्फा है, वो एक कंप्लीट अल्फा नहीं है। एंड उसकी जो ओमेगा पार्टनर है उसका नाम है मोआका, जो एक और पावरफुल क्लान से बिलोंग करती है एंड वो अपने हस्बैंड के मुकाबले थोड़ी सी पावरफुल है, क्योंकि वो एक डोमिनेंट ओमेगा है। इसीलिए उन दोनों की जोड़ी में उसकी वाइफ ज़्यादा अपर हैंड रखती है, बट जिस वजह से सोसाइटी है उस सोसाइटी में ओमेगा को ज़्यादा पावर नहीं दी गई है, इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे रहती है, बट वो एक शार्प कनिंग लेडी है। वहीं उसके उलट 2 और बच्चे हैं, जिसमें एक है लियन, जो कि शीलियान एंड जोजुआ की सबसे बड़ी ओमेगा बेटी है, एंड उसके बाद शू यांग है जो सबसे छोटा अल्फा है। हो सकता है आने वाले वक्त में शू फैमिली की चेयर पर भी बैठे। एंड वहीं दूसरी तरफ शीलियान एंड जोजुआ के अलावा भी शीलियान की एक और कॉन्क्यूबाइन है, जिससे कुछ और बच्चे भी हैं, जो डायरेक्टली तो अल्फा चेयर के लिए हकदार नहीं है, बट वो फिर भी किसी तरीके से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं जब भी शू फैमिली के अंदर कोई मैटर आता है। एंड फिलहाल सबसे बड़ा मैटर अभी विजान ही है इस पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि ये विजान जो है वो शू फैमिली का फर्स्ट सन इन लॉ है। एंड बेशक उसका हस्बैंड गुजर गया हो, लेकिन शीलियान जिस तरीके से विजान को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, बहुत से लोगों को डाउट है कि आगे चलकर कहीं वो उनकी अल्फा चेयर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि वो विजान से शादी कर लें, क्योंकि अगर वो विजान से शादी कर लेंगे तो हो सकता है उन अल्फा चेयर पर बैठने का मौका मिल जाए। इसीलिए बहुत सारे शीलियान के जो कॉन्क्यूबाइन से बच्चे हैं वो विजान के साथ इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं जिससे विजान उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 1 साल के बाद जब मॉर्निंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो शीलिया ने डिसाइड किया है कि वो विजान
शिजान की शादी अपने ही शू फैमिली के किसी और मेंबर के साथ कर देगी, पर किसके साथ करेगी ये अभी तक मिस्ट्री ही है। तो दैट्स ऑल, ये मैंने आपको पूरा शू फैमिली का एक छोटा सा ग्राफ समझा दिया। अब आज का पार्ट शुरू होता है लैन फैमिली से। एक बहुत बड़ा महल, इतना बड़ा जिसकी दीवारों को शायद अंत तक देखने के लिए आपको अपनी गर्दन को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप पूरी तरीके से उस दीवार के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाओगे। वो एक बेहद खूबसूरत महल है, एक ऐसा महल जो दूर से ही आपको दिख सकता है। एंड आज इस महल में हद से ज़्यादा शोर शराबा मचा हुआ है, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह पर डेकोरेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आना जाना है एंड शोर मचा हुआ है। बिल्कुल वैसा ही शोर जैसा उस महल के अंदर है। सब लोग इधर से उधर घूम रहे हैं क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है एंड हो भी क्यों ना, इस पूरी फैमिली का सेकंड लैन जो वापस आने वाला है, एक यंग अल्फा जो एक बहुत लंबे वक्त से अपने परिवार से दूर रह रहा है। तो उसकी शान और शौकत के लिए, उसके वेलकम के लिए सब कुछ तैयारियां हो रही है। पर सिर्फ यही एक वजह नहीं है, आज एक और बहुत बड़ा वजह है और वो है इस फैमिली हेड की चेयर के ऊपर एक और पर्सन को बैठना। पावर किसी और को पास की जा रही है एंड इसीलिए पूरी लैन फैमिली आज यहाँ इकट्ठा हुई है एंड उनके साथ साथ बाकी सारे क्लान्स को भी यहाँ बुलाया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि जो पावर पास ऑन की जा रही है वो पार्शली रूप से है, क्योंकि पूरी पावर तभी पास ऑन की जाएगी जब वो अल्फा अपने मेट के साथ मीटिंग कर लेगा एंड वो लोग एक कपल की तरह अपने पूरे क्लान को लीड करेंगे, उन्हें संभालेंगे। पर अभी इस सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त है, इसीलिए धीरे धीरे कर पावर्स को पास ऑन किया जा रहा है, इसीलिए उस यंग अल्फा को भी यहाँ बुलाया गया है। तो देखते हैं आगे चीज़ें कैसे होने वाली हैं। शिजान बहुत ज़्यादा परेशान था एंड वो अपने कमरे में बस इधर से उधर घूम रहा था। उसके सामने बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी फाइल्स थी जिन्होंने पढ़ना है एंड साथ ही साथ अपनी ड्रेस का सिलेक्शन भी करना है जो आज शाम की पार्टी के लिए उसके लिए यहाँ पर लाई गई थी। बहुत सारे आउटफिट्स थे एंड शिजान को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे आउटफिट की ज़रूरत ही क्या है, जब पहनना तो उन्हें आखिरी में वाइट कलर ही है। फाइनली शिजान ने एक कोट निकाल कर अपने साइड में खड़े हुए हाउस हेल्प की तरफ आगे करते हुए कहा, ये ठीक रहेगा। तब इसके मैनेजर ने कहा, नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है। आज का फंक्शन बहुत बड़ा है, तो आपको कुछ अच्छा पहनना चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करे। आप फैमिली हेड होने वाले हैं। शिजान ने उस पर्सन की तरफ देखकर कहा, याओ, मैं सिर्फ फैमिली हेड बनने वाला हूँ एंड वो भी पार्शली, पूरी तरीके से नहीं। और मैं अपने काम से अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, अपने कपड़ों से नहीं। एंड वैसे भी ये कपड़े क्या दे सकते हैं मुझे? क्या ये मेरी पावर को दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और लैंस के लिए उनका वर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट है। याओ ने सिर्फ शिजान के सामने नोट करते हुए कहा, जी मास्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लैंस के लिए उनका वर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बट ये भी एक बात है कि वो किस तरीके से दिखते हैं एंड वो किस तरीके से अपने ट्रेडिशन को आगे लेकर चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड उसके अंदर ड्रेसेस भी आती हैं, तो ये ड्रेस आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये कहते हुए याओ ने उस बहुत सारे ड्रेसेस के अंदर से एक परफेक्ट आउटफिट निकाला एंड उसे शिजान को लगाते हुए कहा, ये ठीक रहेगा। ये कहते हुए वो उस आउटफिट को शिजान के ऊपर चेक कर रहा था एंड मिरर में भी देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिजान की बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि कहने को तो वो फैमिली हेड बनने वाला है, लेकिन वो तो अपना एक आउटफिट तक भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। एंड ये चीज़ शिजान को बहुत इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट कर रही थी एंड ये चीज़ उसके बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रही थी, जो कहीं ना कहीं याओ को भी समझ में आ रही थी। बट वो जैसे इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था एंड अपने चेहरे की उस मुस्कुराहट को बरकरार रखे हुए था। वो सिर्फ बाकी खड़े हुए हेयर स्टाइलिस्ट एंड बाकी सब लोग जो भी वहाँ शिजान को रेडी करने के लिए आए थे उनकी तरफ देख कर कहता है, मास्टर के लिए ड्रेस तैयार करो एंड इससे मिलती जुलती सारी ज्वेलरी एंड जो भी उन्हें आज के लिए लगेगा वो सब कुछ तैयार करो, जाओ। ये कहते हुए उसने उस ड्रेस को वहाँ खड़ी हुई काफ़ी सारी हाउस हेल्प्स की तरफ आगे बढ़ा दिया था। वहीं दूसरी तरफ शिजान ने इन सारी बातों से नज़रअंदाज करते हुए फाइनली अपने आप को आगे बढ़ाया एंड वहीं एक बड़ी सी खिड़की के सामने जाकर खड़े होते हुए कहा, माँ का क्या हुआ? वो कितनी देर में यहाँ तक पहुँचेंगी? याओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, मेरी उनसे बात हो गई है, वो लोग बहुत जल्द यहाँ आ जाएंगे। शुयांग ने कहा है कि यंग मास्टर भी सो रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा कोई खबर तो नहीं है, बट मैडम पूरी तरीके से अवेयर हैं, वो चीज़ें संभाल लेंगी। फंक्शन अब से 4 घंटे के बाद शुरू होगा, बाकी सारे क्लान्स भी आना शुरू कर देंगे, तब तक तो यंग मास्टर भी तैयार हो जाएंगे। ये कहते हुए याओ सिर्फ मुस्कुरा कर शिजान की तरफ देख रहा था, बट उसकी आंखें पूरी तरीके से खाली थी। शिजान ने कहा, तो क्या इबो के सारे कपड़े तैयार हो गए हैं? याओ ने कहा, जी मास्टर, मैंने सारे कपड़े उनके भी तैयार करा दिए, आप चिंता मत कीजिए। आप दोनों हमारी क्लान के यंग प्रिंस हैं जो आगे चलकर गद्दी पर बैठेंगे, तो आप दोनों का खास ख्याल रखना मेरी ही जिम्मेदारी है। मैम ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है एंड मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। ये कहते हुए याओ ने पूरा 90 डिग्री का बो किया एंड ये चीज़ शिजान को और ज़्यादा इरिटेट कर जाती है। उसने सिर्फ अपनी आंखों को बंद किया एंड गहरी सांस लेकर कहा, ओके, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ और काम करना है ऑफिस के लिए, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। याओ ने कहा, बट सर। शिजान ने कहा, क्या मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए अकेले रहने की भी इजाज़त नहीं है? हाँ,
ये कहते हुए शिचैन सिर्फ याओ को देख रहा था एंड याओ का चेहरा एकदम से ऐसे गायब हो जाता है। उसने सिर्फ शिचैन की तरफ देखकर कहा, ऐसा नहीं है सर, आपके पास सारी इजाज़तें हैं, मैं तो सिर्फ आपके। शिचैन ने कहा, तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये कहते हुए शिचैन सिर्फ अपनी पीठ दिखाता हुआ अपनी स्टडी की तरफ बढ़ गया था एंड याओ अपनी जगह पर बस खड़ा रह जाता है। वो कुछ देर के लिए शिचैन को देखता है एंड एट लास्ट वो भी एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर फाइनली अपने आप को रिलैक्स कर उस कमरे से बाहर निकल गया था, क्योंकि वो जान गया था यहाँ वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। यंग अल्फा के फेरोमोन्स को महसूस कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रूम का दरवाज़ा बंद हुआ, शिचैन सिर्फ अपने आप को बहुत ज़्यादा इरिटेट महसूस करता है। वो अपनी चेयर पर बस लीन होकर बैठ जाता है एंड वो बाहर की तरफ देखने लगता है, उस बाहर बड़े खूबसूरत से गार्डन को जो देखने में तो बेहद खूबसूरत है, पर शर्ली शायद बदरंग है, उसमें कोई रंग उसे महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो अंदर से खाली है, बहुत खाली। शिचैन ने कुछ सोचकर अपने वही स्टडी टेबल के साइड ड्रॉअर में से एक एल्बम को बाहर निकाला एंड उस एल्बम के कुछ पेजेस को पलटा। उसके अंदर काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स थे, कुछ उसमें ईबो के फोटोग्राफ्स भी थे जो उसकी माँ के साथ थे, पर शिचैन उनमें से कहीं भी नहीं था, किसी भी फोटोग्राफ में नहीं। शिचैन बस अपनी खाली आंखों से उन फोटोग्राफ्स को देखने लगता है एंड एट लास्ट वो फाइनली आखिरी पेज पर पहुंच जाता है जिसमें ईबो था, उसकी माँ थी एंड उसके अलावा एक छोटी सी लड़की भी थी। शिचैन सिर्फ अपनी निगाहों को उस लड़की के फोटोग्राफ के ऊपर गड़ा लेता है एंड धीमी आवाज़ में कुछ कहता है जो सुना तो नहीं जा सकता था, पर उसके एहसास उसकी आंखों में पढ़े जा सकते थे। जो कुछ कह रहे थे, कुछ अनकहा सा, कुछ अधूरा सा, पर कुछ बहुत ज़्यादा दम घोटने वाला जैसा। शिचैन ने एकदम से ही उस एल्बम को बंद कर दिया एंड वो बस उस एल्बम को कस कर पकड़ कर सामने की तरफ देखने लगता है। फाइनली उस कमरे में पूरी तरीके से शांति छा जाती है, पर कब तक कि 1 घंटे के बाद ही पूरा महल जैसे मान लो सर पर उठ गया था। एक पर्सन उछलता कूदता हुआ सा उस महल के अंदर दाखिल होता है और उसने चिल्लाते हुए कहा, फाइनली फाइनली मैं आ गया, मेरा ब्यूटीफुल सा महल कितना खूबसूरत है। माँ, बाहर से कितना भी देखने में ओल्ड फैशनेबल लगता हो, पर अंदर से माय गॉड कितनी रॉयल वाइब देता है ना। मैं सच में किंग हूँ, एक किंग। ये कहते हुए लान वांगी वो सिर्फ वहाँ पर इधर से उधर घूम रहा था एंड वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। उसकी आंखों में चमक है उस महल की दीवारों को देखकर, उस महल को देखकर एंड उस महल का ऑरा देखकर। एंड लैन ईपो का ऐसा बर्ताव देखकर शाओ भी सिर्फ अपनी आईज रोल कर रही थी एंड उसके बगल में खड़ा हुआ हाओशान सिर्फ ईपो को दिख रहा था। हाओशान ने तुरंत शाओवी की तरफ देखकर कहा, मैम मुझे लगता है कि ये लिटिल मास्टर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। शाओवी ने सिर्फ हाओशान की तरफ देखकर कहा, वो एक्साइटेड होता कब नहीं है, लगता है अभी तक उसका हैंगओवर उतरा नहीं है। बाय द वे इसने एक ग्लासेस क्यों लगा रखे हैं, इसे कहो जाकर चश्मे उतारे। ये कहकर उसने सिर्फ हाओशान की तरफ देखा एंड हाओशान ने सिर्फ कंफ्यूजन में वांगीबो की तरफ देखा एंड देन उसने शाओवी की तरफ देखकर कहा, हाँ जी मैम, मैं बोलता हूँ। शाओवी ने कहा, ठीक है बोलो, एंड बाकी सब लोग कहाँ हैं, अभी तक महल में अभी तक कोई आया क्यों नहीं। ये कहते हुए शाओवी सिर्फ पूरे महल की तरफ देख रही थी जहाँ पर बहुत सारी डेकोरेशंस हो रखी थी, बट अभी तक कोई मेन फैमिली मेम्बर नजर नहीं आया था एंड यहाँ पर जितने भी लोग थे शाओवी उन्हें नहीं पहचानती, क्योंकि वो भी तो एक बहुत लंबे वक्त के बाद यहाँ लौट रही है ना, एंड वो बस सब कुछ देख ही रही थी। वहीं दूसरी तरफ हाओशान तुरंत वांगीबो के पास जाता है, उसकी कंधे को पकड़ते हुए कहा, बस करो मैन, टूट थोड़ा सा शांत हो जाओ। अभी लैनिबो ने वही अपनी चमचमाती हुई सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, शांत हो जाओ, फकिंग गॉड डैम इट, लुक एट दिस। मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, होली शिट, आई मीन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सोल बस, माय सोल वाज फ्लाइंग इन द स्काई एंड आई वाज जस्ट डाइंग। लुक, मैं इस महल का किंग हूँ, यू नो, द किंग। एंड ईपो की ऐसी बातें सुनकर हाओशान सिर्फ उसे घूर कर देख रहा था अपने प्लेन एक्सप्रेशन से, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि उसे ईपो से क्या कहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पीछे से एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम दिन में कुछ ज़्यादा ही सपने देख रहे हो, तुम्हारा नशा सच में अभी तक उतरा नहीं है। यह और कोई नहीं बल्कि शाओवी थी जो अपने हाथों को बस अपनी चेस्ट पर बांधकर ईपो को घूर रही थी एंड अपनी माँ की आवाज़ सुनते के साथ ही ईपो ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा एंड देन मुस्कुराते हुए कहा, क्या माँ, हैंगओवर, मुझे कोई हैंगओवर नहीं है। आई मीन हैंगओवर है पर नशा है मुझे सब चीज़ों का। लुक एट दिस, कितना सब कुछ, आई मीन कितना सब कुछ गॉर्जियस है ना, ये सब कुछ मेरा है ना, कहिए ना ये सब कुछ मेरा है। ये कहते हुए वो सिर्फ पपी की तरह अपनी माँ की तरफ देख रहा था एंड इससे पहले कि शाओवी कुछ भी कहती पीछे से एक आवाज़ आती है, तो आप लोग आ गए। एंड ये आवाज़ सुनते के साथ ही जितने भी शख्स वहाँ पर खड़े हुए थे सब लोग पीछे मुड़ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि शिचैन था जो अपने कंप्लीट एक प्रिंस वाइफ के साथ वहीं स्टेयर्स से उतर रहा था एंड जैसे से वो उतर रहा था सबकी सांसें से थम गई थी, क्योंकि वो ईथरल लग रहा था एंड जिस तरीके से वो वॉक कर रहा था ये होता है एक प्रिंस का लुक, एक फ्यूचर किंग का लुक। एंड एक पल के लिए तो लान वांगीबो की सांसें से थम गई थी, वो भी बस अनब्लिंकिंगली अपने भाई की तरफ देख रहा था एंड वहीं हाओशान भी एंड ऊपर से बस शाओवी एक प्राउड लुक के साथ अपने बड़े बेटे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी एंड अगले ही सेकंड शिचैन नीचे आ जाता है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा एंड देन कंप्लीटली 90 डिग्री बो करते हुए कहा, माँ। तभी शाओवी ने कहा, हे तुम क्या कर रहे हो, नो बिल्कुल नहीं, आई मीन मुझे तुम्हारे सामने बो करना चाहिए, बो टू द फ्यूचर किंग
हवर लान फैमिली। ये कहते हुए इससे पहले कि शाओवी चुक दिए गए, शिचन ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, माँ आप क्या कर रही हैं? मैं कोई किंग नहीं हूँ, आपके लिए मैं आपका बेटा ही हूँ, शायद आप भूली ना हो तो। ये कहते हुए जैसे शिचन ने शाओवी की तरफ देखा, शाओवी और शिचन कुछ दिन के लिए बस रुक जाते हैं। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ देर पहले जो शाओवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो जैसे कहीं गायब हो गई, पर वो शिचन की तरफ देखने लगी, अधूरी सी मुस्कुराहट ली। वहीं दूसरी तरफ शिचन भी देख रहा था अपनी माँ को, बस उस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। पर इससे पहले कि वो दोनों अपने इमोशंस में ज़्यादा और डूब पाते, पीछे से ओवरली एक्साइटेड लान इबो ने तुरंत अपनी माँ को साइड किया। इससे पहले कि कोई भी कुछ भी समझ पाता, लान इबो ने सिर्फ अपने भाई को ग्रैब कर लिया था। इतनी जोर से उसने एक्साइटिंग चिल्लाते हुए कहा, फकिंग होली शिट, हाउ गॉर्जियस यू आर भाई, आई मीन यू लुक लाइक अ किंग, रियल प्रिंस, रियल प्रिंस। ये कहते हुए बस लान वांग इबो ने अपने भाई को ग्रैब कर लिया था। इससे पहले कि शिचन कुछ भी समझ पाता, पीछे से शाओवी ने तुरंत लान इबो का कान मरोड़ते हुए कहा, यू ब्रैट, क्या कर रहे हो तुम? अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो, अपने भाई को तुम इस तरह से नहीं छू सकते, छोड़ो उसे। ये कहते हुए बस लान इबो को दूर कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ इबो जिसका कान मुड़ा हुआ था, उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, माँ माँ क्या कर रही है? मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज रोकिए रोकिए अपने आप को, आप माँ। ये कहते हुए उसने एक ही झटके में शिचन को छोड़ दिया था, क्योंकि सच में शाओवी इसका कान कुछ ज्यादा ही जोर से मरोड़ रही थी। एंड वहीं दूसरी तरफ शिचन और हाओशन को कुछ समझ ही नहीं आया, वो बस सब कुछ देखने लगे, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हवड़ दबड़ में हुआ था कि किसी को कुछ समझने का समय ही नहीं मिला। कि तभी पीछे से इबो ने मुंह बनाते हुए अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ। ये कहते हुए फाइनली शाओवी की पकड़ से छूट चुका था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप क्या कर रही हैं? मुझे हर्ट हो रहा है, आप इस तरीके से कैसे कर सकती हैं? ये कहते हुए सिर्फ वो पाउट बनाकर अपनी माँ को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओवी ने लिटरली उसे ग्लेयर करते हुए कहा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मैं पूरे प्लेन में तुम्हें समझाती हुई आई हूँ कि तुम्हें यहाँ किस तरीके से बिहेव करना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरीके से अपने भाई को नहीं छू सकते। तूने कहा क्या नहीं छू सकता? इसका क्या मतलब हुआ माँ? ये कहते हुए वो अपने भाई को देख लगा एंड देन अपनी माँ को। वहीं दूसरी तरफ शिचन सिर्फ थोड़ा स्टिफ होकर ये सब कुछ देख रहा था, सिर्फ अपनी मुट्ठियाँ बांध ली थी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ शाओवी ने तुरंत शिचन की तरफ देखा एंड देन उसे एक अपोलोजेटिक लुक में कहा, आई एम सॉरी, हाँ आई एम सॉरी बेटा, आई मीन माय प्रिंस, मैं इबो की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। ये बस इबो माफ़ी मांगो। ये कहते हुए शाओवी ने वो कर लिया था। इबो को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी माँ करना क्या चाहती है, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। उसने अपने भाई को गले ही तो लगाया है एंड ऐसे ही तो मिलते हैं इतने लंबे वक्त के बाद जब किसी से मिलते हैं। वो बस एक्साइटेड था एंड वो अपने भाई को विश तो कर रहा था, पर अब उसकी माँ उससे कह रही है कि माफ़ी मांगो, पर क्यों? इबो को ये नहीं समझ आ रहा था एंड वो बस कंफ्यूजन में अपनी माँ को घूर रहा था। पर शाओवी तो शाओवी है, उसने तुरंत इबो का कान दोबारा से पकड़ा एंड उसकी तरफ घूर कर कहा, मैंने कहा माफ़ी मांगो अभी के अभी, झुको। ये कहते के साथ उसने वो करा दिया था इबो को एंड इबो ने भी शिचन की तरफ देखा एंड देन वो करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, वैसे मुझे पता तो नहीं है कि मैं माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी माँ चाहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपना कान बहुत प्यारा है और ये सच में से तोड़ डालेंगी। ये कहते हुए वो सिर्फ झुकता है एंड माफ़ी मांग लेता है। वहीं दूसरी तरफ हाओशुआन सिर्फ अपनी आइज रोल कर रहा था एंड वो भी वो करता है शिचन को, पर वो सिर्फ कोई माफ़ी मांगने के लिए नहीं, वो सिर्फ शिचन को उसकी रिस्पेक्ट शो कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिचन अपनी उन एम्प्टी आइज से सब कुछ देख रहा था। वो एक कदम पीछे हो जाता है पर कुछ नहीं कहता, उसने सिर्फ नोट करते हुए कहा, ओके अब आप लोग खड़े हो सकते हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। शाओवी खड़ी हो गई एंड वो हल्के से मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ इबो भी अपने आप को सीधा कर चुका था एंड देन उसने अपने भाई की तरफ देखा एंड देन अपनी माँ की तरफ एंड देन उसने थोड़ी सी तेज आवाज़ में कहा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हाँ हम लोग ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं। माँ भाई क्या आप लोग भूल गए हो कि मैं भी यहाँ हूँ? आई मीन भाई प्लीज़ क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये कहते हुए उसने अपने भाई एंड माँ की तरफ देखा। उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली वियर्डो हो गए थे। फिलहाल तुरंत शाओवी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ किस तरीके से तुम्हें इस महल में बिहेव करना है। आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, बहुत सारे लोग यहाँ मिलने आएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझसे ये कहे कि मैंने अपने बच्चे को कोई संस्कार नहीं दिए हैं। तो याद रखना, जिसके सामने जिस तरीके से बिहेव करना है, अपने मुंह से एक भी फिल्थी वर्ड तुमने निकाला, कोई भी कर्ज किया किसी को भी, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी 1 महीने की पॉकेट मनी को मैं बंद कर दूंगी, याद रखना। ये कहते साथ ही शाओवी सिर्फ लान इबो को घूर रही थी। इबो ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, क्या 1 महीने की? बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं आई स्वेयर मैं मर जाऊंगा। एक तो वैसे ही आप मुझे यहाँ ले आई हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये महल ही सुंदर है, बाकी रास्ता तो कितना ज़्यादा खराब था। हाँ मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है एंड मैं बस सोने चाह रहा हूँ। एंड भाई आप सच में बहुत गॉर्जियस लग रहे हैं, क्या मैं हाथ तो मिला सकता हूँ आपसे? ये कहते हुए इबो ने सिर्फ अपना हाथ आगे किया। दूसरी तरफ शिचन सिर्फ इबो के हाथ को देखने लगता है एंड शाओवी इबो को। शाओवी ने कहा इबो, पर इससे पहले कि शाओवी कुछ भी कह पाती, शिचन ने एट लास्ट अपना हाथ आगे कर दिया था एंड देन उसने अपने भाई से हाथ मिलाते हुए कहा, वेलकम बैक टू चाइना। आई एम ग्लैड कि तुम वापस आए। कैसे हो तुम? तो हुए शिचन सिर्फ लान इबो की तरफ देख रहा था, जो बस मुस्कुरा कर अपने भाई की तरफ देख रहा था। इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? आई मीन ये पूरा सूट बूट पहनकर आप तो बहुत ज़्यादा
स्टनिंग लग रहे हो। आई मीन आपके हेयर्स बहुत सुंदर है। इनकी केयर कैसे करते हो? मैं तो परेशान आ जाता हूँ। देखिए ना कितने ज़्यादा उलझे हो रहे हैं मेरे बाल, कितने मैसी हो रहे हैं। मैं आपकी तरह की ऐसे केयर नहीं कर सकता। आपके हेयर्स तो कितने शाइन कर रहे हैं। ये कहते हुए ये बस बड़बड़ कर रहा था जैसे कि वो हमेशा से करता है। एंड उसकी ऐसी बातें सुनकर हाउसवान सिर्फ अपनी आइज रोल कर रहा था जैसे कि वो हमेशा से करता है। पर शाओवी ने तुरंत इबो की तरफ अपने आप को खड़ा किया एंड देन थोड़ा सा गला साफ करते हुए कहा, इबो मैंने अभी कहा है ना ज़्यादा नहीं बोलना है। इबो ने कहा, माँ आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मैं भाई को हक नहीं कर सकता। आखिर करूँ तो मैं करूँ क्या? मैं सिर्फ भाई से पूछे तो रहा हूँ, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? ठीक है, तो इबो फाइनल थोड़ा सा झल्ला गया था एंड वो अपनी माँ को घूरने लगा। वही दूसरी तरफ शाओवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इबो को कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि स्टेट्स नहीं है, ये चाइना है। एंड ऊपर से वो इस वक्त लान रॉयल पैलेस में खड़े हुए हैं फ्यूचर रॉयल किंग के सामने। एंड उनका कोई डेकोरम है, उनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ तरीका है जिस तरीके से ही खुद को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरीके से उलूल बातें नहीं की जा सकती हैं। इस तरीके का बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो शुक्र है सिर्फ यहाँ पर शिचान है, अगर कोई और होता तो इस वक्त दोनों की कंप्लीटली करी से क्लास लग चुकी होती। एंड ये चीज़ इबो को समझाना शायद थोड़ा मुश्किल है शाओवी के लिए। तभी इबो ने कहा, बोलिए माँ, आप मुझे इस तरीके से देख क्यों रही हैं? क्या आपको कुछ कहना है? तभी पीछे से शिचान ने कहा, माँ की बात पर ध्यान मत दो, तुम मेरी तरफ देखो। एंड क्या कह रहे थे तुम मेरे हेयर्स के बारे में? तुम्हारे भी बाल ऐसे ही हो जाएंगे, चिंता मत करो। आज शाम की पार्टी के लिए बहुत कुछ करना है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी करवा दिया है। हेयर एक्सेसरीज के लिए हेयर स्टाइलिस्ट भी आया हुआ है। एंड पर इससे पहले कि शिजन कुछ आगे कह पाता, इबो ने चिल्लाते हुए कहा, क्या सब कुछ? आई मीन मेरे बाल भी आपकी तरह हो जाएंगे? हेयर स्टाइलिस्ट आया हुआ है यहाँ, इस गाँव में हेयर स्टाइलिस्ट भी होते हैं? ये कहते हुए वो सिर्फ शिजन को देखने लगा। शिजन ने कहा, गाँव? इबो ने कहा, हाँ गाँव। आई मीन बाहर से सब कुछ कितना अजीब है, कितने बड़े बड़े कैरेज खड़े हुए हैं बाहर। आज के ज़माने में भी कोई कैरेज चलाता है? यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है। ये कहते हुए वो सिर्फ शिचन की तरफ देखने लगा। शिचन ने कहा, गाड़ियाँ? इबो ने कहा, हाँ हाँ कार, आई मीन कार। देखो ना मैं कार से आया हूँ, यहाँ पर कार नहीं है। शिचन ने कहा, ऐसा नहीं है यहाँ कार नहीं है, कार है इबो, आई मीन लिटिल लैंड। लेकिन कहा, ओ कम ऑन भाई प्लीज, लिटिल लैंड मत कीजिए। मैं कोई लिटिल लैंड नहीं हूँ। आप मुझसे इबो कह सकते हैं या फिर लान इबो, ओके? पर इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं सुनूंगा। शिचन ने कहा, पर इबो ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप मुझे लान इबो कहकर बुलाएंगे, दैट्स इट। मैं लिटिल लैंड नहीं सुनना चाहता, वो भी आपके मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत स्ट्रेंजर वाली वाइब्स देता है ना? ये कहते हुए अपनी माँ की तरफ देखा, पर शाओवी कुछ भी नहीं कह रही थी। वो सिर्फ शिचन को देख रही थी। शिचन ने भी अपनी माँ की तरफ देखा, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। एंड उसने इबो की तरफ देखा जो ऑलरेडी मुस्कुराकर एक एक्सपेक्टिंग गेज के साथ उसे देख रहा था। एट लास्ट शिचन ने सिर्फ नोट करते हुए कहा, ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाई, अब तो बहुत अच्छे हो, सच में बहुत ज़्यादा। मैं आपको हक करे बगैर नहीं रह सकता, तो क्या मैं हक कर सकता हूँ आपको? मैं पूछ रहा हूँ, हाँ प्लीज़। ये कहते हुए ये वो पाउट बनाता हुआ शिचन की तरफ देखने लगा। शिचन थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के चेहरे की मुस्कुराहट को कोई जाने नहीं दे सकता, इसीलिए उसने नोट करते हुए कहा, तुम कर सकते हो। एंड फिर क्या था, लान इबो तो लान इबो है। वो बिल्कुल किसी कोआला बेयर की तरह इबो से बस ग्रैप हो जाता है। लिटरली उसे इतनी टाइटली हक कर चिल्ला कर कहता है, वेलकम बैक भाई, वेलकम बैक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली हम अब भाई की तरह मिल रहे हैं। और आप कैसे हो? मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। आई मीन स्टेट्स में सब कुछ था बट आप नहीं थे। आई रियली मिस यू। मैं आपके लिए बहुत कुछ खरीद कर लाया हूँ, बहुत कुछ। एक बहुत अच्छी रेड वाइन जो आपको पसंद आएगी डेफिनेटली। एंड उसके साथ साथ मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गॉगल्स भी लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको भी पहनने चाहिए, क्योंकि होली शिट गॉड मैन, बात बहुत धूप है। जैसे ही इबो ने कर्ज किया, तुरंत शाओवी ने चिल्लाते हुए कहा, लान इबो। इबो ने तुरंत अपनी टंग को बाइट करते हुए कहा, शिट गड़बड़ हो गई, मुझे कर्ज नहीं करना है, पर ये आदत कैसे जाएगी भाई, आप ही बताइए। ये कहते हुए फाइनली लान इबो ने शिचन से खुद को अलग किया। एंड शिचन की तरफ देखकर कहा, बताइए। शिचन ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, तुम मेरे सामने कुछ भी कह सकते हो, मैं माइंड नहीं करूंगा। शाओवी ने आगे आते हुए कहा, तुम्हारे सामने? इसका क्या मतलब है? तुम फ्यूचर किंग हो एंड इसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए तुम्हारी। जैसे ही शाओवी ने कहा, तुरंत शिचन ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ मैं किंग बाद में हूँ, पर पहले मैं उसका भाई हूँ। आई थिंक आप भूली नहीं है ये कहते हुए शिचन के शब्द इतने ज़्यादा धीमे थे पर इतने ज़्यादा तेज थे कि एक पल में ही माहौल कम्प्लीटली ऑकवर्ड हो गया था। सब शांत हो जाते हैं, स्पेशली शाओवी जो बस अपने बेटे को देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो लोग पास होकर भी दूर है, बहुत दूर। उनके बीच एक खाई है जो हर बीतते सेकंड से जैसे बढ़ रही है। शायद वो शाओवी बढ़ा रही है या फिर शिचन, कोई नहीं जानता। पर दोनों बस खामोश हो गए। उनकी ऐसी खामोशी ये बहुत थोड़ा अजीब लगती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओ माँ भाई, आप लोग, आपकी बातें ना मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर भी माँ कोशिश करूँगा, डोंट वरी। हाँ, आपने जो मुझे समझाया मैं बिल्कुल वैसे ही बिहेव करूँगा। एंड भाई, हाँ आप मेरे भाई हैं, तो जब हम अकेले होंगे तो मैं बिल्कुल आपके साथ ऐसे फ्रैंक होकर बात करूँगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं भूल सकता कि आप फ्यूचर किंग हैं, तो मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, ओके? ये कहते हुए इबो ने अपनी 3 फिंगर्स ऊपर कर दी थी। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। शिचन ने सिर्फ हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम चाहो। ये कहकर वो सिर्फ
ईबो को देख रहा था। ईबो ने कहा हाँ जैसा मैं चाहूँ, फिलहाल तो मैं बस सोना चाहता हूँ भाई, मेरा रूम कहाँ है प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरा सर सच में दर्द कर रहा है, एंड कोई मेडिसिन हो हैंगओवर की तो वो भी मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। तो ईबो अपने उस ब्लैक गॉगल को सेट करता हुआ बस अपने भाई को देख रहा था। शशन ने कहा तुम्हें हैंगओवर की मेडिसिन चाहिए तुम्हें? ईबो ने कहा हाँ हाँ प्लीज़ भिजवा दीजिए ना मेरे कमरे में, मेरा कमरा कहाँ है, ठीक है। तो ईबो उन सीढ़ियों को देख लगा एंड बड़े बड़े उन कमरों को, एंड देन उसने शशन की तरफ देखकर कहा एंड बाकी सब लोग कहाँ हैं? शावी ने भी आगे आते हुए कहा हाँ बाकी सब लोग कहाँ हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा। शशन ने कहा माँ एक्चुअली रात के टाइम पर एक बड़ा आयोजन होने वाला है ना, तो सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, सब लोग रॉयल ऑडिटोरियम में हैं एंड हमें भी कुछ देर में वहाँ के लिए निकलना होगा। ये बोले चिल्लाते हुए कहा बिल्कुल भी नहीं, कुछ देर में से क्या मतलब है, मैं तो सोना चाहता हूँ एटलीस्ट 4 से 6 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ मुझसे तो कुछ मत कहिएगा, मैं नहीं आने वाला, ठीक है। तो वो वहीं पर रखे हुए एक बहुत लग्जूरियस से काउच पर जाकर बस लेटने ही वाला था, तभी शावी ने उसको पकड़ते हुए कहा तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा माँ मैं लेट रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ ना भाई, बता देंगे मुझे मेरा कमरा खाया तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, शावी ने तुरंत ईबो को खड़ा करते हुए कहा तुम यहाँ इस तरीके से बैठ नहीं सकते, रॉयल किंग तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, मैं तुम्हारा क्या करूँ? ठीक है। तो वो बस सिर्फ ईबो को घूर रही थी, पूरे मुँह बनाते हुए कहा माँ सीरियसली मैं सांस भी ले सकता हूँ क्या, मुझे उसकी भी इजाजत नहीं, क्योंकि रॉयल किंग यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसने शशन की तरफ देखा एंड देन अपनी माँ की तरफ, वो सच में चिल्लाया हुआ था, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक पपी है जिससे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ हर बात पर उसको टोक रही है। ये वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पर शावी उसे ऐसे ही ट्रीट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हाउसवान ने तुरंत पीठ बचाव करते हुए कहा रॉयल हाइनेस प्लीज़ आप थोड़ा शांत हो जाइए एंड मैं लिटिल मास्टर को समझा दूंगा, डोंट वरी लिटिल मास्टर, आप जरा थोड़ी देर यहाँ खड़े रहेंगे प्लीज़ बिना कुछ बोले। तो वह हाउसवान उन दोनों के बीच में आ गया था, क्योंकि वही शख्स है जो इन दोनों के बीच में शांति बनाए रख सकता है, वरना अभी यहाँ पर एक गृह युद्ध शुरू हो जाता। वहीं दूसरी तरफ शशन सिर्फ सब कुछ देख रहा था, अपनी माँ और अपने भाई की एक छोटी सी नोकझोंक जो देखने में बहुत अच्छी थी, जैसे कि एक फैमिली वाली वाइब्स, लेकिन उसकी और उसकी माँ के बीच कभी ऐसी लड़ाई होगी। शशन जैसे अपनी सोच में खो गया था, लेकिन तभी पीछे से शावी ने कहा बेटा तुम ठीक तो हो ना, ठीक है। तो उसने शशन को उसकी जहन से बाहर निकाल दिया था। शशन ने सिर्फ ब्लैंक करते हुए कहा हाँ माँ मैं ठीक हूँ, एक मिनट रुके, ठीक है। तो शशन ने सिर्फ अपनी फिंगर्स को मूव किया एंड उसकी फिंगर्स में कुछ गोल्डन सी लाइट जली एंड अगले ही सेकंड कुछ मेड्स वहाँ से बस आती हुई नजर आई एंड ये चीज़ देखकर ईबो जो बस हाउसवान से बहस कर ही रहा था कि वो ये देखकर बस चौंक जाता, उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा माय गॉड फकिंग शिट। जैसे ईबो जोर से चिल्लाया, शावी ने लिटरली चिल्लाते हुए कहा लाल ईबो, ठीक है। तो वो बस ईबो को घूरने लगे, पर ईबो की आंखें बड़ी हो गई थी, उसने तुरंत अपने आप को आगे जाते हुए कहा भाई आपने कैसे किया, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो वो सिर्फ शशन की हाथों को देख रहा था जहाँ से अभी भी गोल्डन लाइट निकली थी। उसने सिर्फ कंफ्यूजन में लैन ईबो की तरफ देखते हुए कहा मैंने क्या किया, ठीक है। तो वो सिर्फ अपने हाथों को देख रहा था एंड लान ईबो को ईबो ने शशन का हाथ पकड़ते हुए कहा आपने ये किया ना, ये देखिए ना ये किस तरह से गोल्डन लाइट यहाँ से निकली एंड ये लोग कैसे आ गए, क्या आप ये बुलाने पर ही यहाँ आए हैं, ठीक है। तो वो उन लोगों को देखने लगा जो बस अभी भी वहाँ पर आए थे, वो लोग बस शॉक में ये सब कुछ देख रहे थे। तभी शावी ने जैसे ही ऑब्जर्व किया, उसने तुरंत ईबो को पीछे खींचते हुए कहा मैंने तुमसे कहा है ना तुम उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ईबो को फिर घूर रही थी। ईबो ने कहा अब मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, फक, ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहूँगा भाई, किंग हम लोग फिर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि माँ मुझे बोलने नहीं दे रही है, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे ही मेरा सर फटा जा रहा है एंड ये मेरे सर में और दर्द कर रही हैं। खैर आप मुझे बताइए कि मेरा रूम कहाँ है, ठीक है। तो वो सिर्फ शशन को देखने लगा। शशन ने सिर्फ अपने बगल में खड़ी हुई मेड की तरफ देखा एंड देन उसने एक धीमी आवाज़ पे कहा लिटिल मास्टर को उनके रूम में लेकर जाओ। उस मेड ने तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहा जी मास्टर, ठीक है। तो उसने तुरंत वो किया, अगले सेकंड उसने ईबो की तरफ देखकर कहा लिटिल मास्टर प्लीज दिस साइड, ठीक है। तो वो ईबो को एक स्टेयर्स की तरफ दिखाने लगी। ईबो ने सबकी तरफ देखा एंड देन अगले ही सेकंड उसने अपना बैग जो साइड में पड़ा हुआ था उसे अपने कंधे पर डाला एंड सबको इग्नोर करता हुआ वो बस उस मेड के साथ आगे बढ़ गया था उन सीढ़ियों पर चलता हुआ। पर वो इतनी जोर से चल रहा था कि उसकी आवाज़ शावी को इरिटेट कर रही थी एंड उसने खुद में कंट्रोल करते हुए कहा शांत, तो उस पर नहीं चिल्ला सकती, वो सीख जाएगा, धीमे चलना और किस तरीके से चलना है सीख जाएगा वो, हाँ सीख जाएगा ना। हौशन ने कहा जी मैम, ठीक है। तो वो सिर्फ नानी बुक की तरफ देखने लगा एंड देन शावी की तरफ। तभी शावी ने कहा जाओ उसके साथ जाओ, कहीं वो और कोई बखेड़ा ना खड़ा करते, क्योंकि मैं इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है। तो उसने सिर्फ हाउसवान की तरफ देखा एंड हाउसवान नोट करते हुए कहा जी मैम, ठीक है। तो उसने तुरंत शशन की तरफ बो किया एंड देन वापस शावी की तरफ बो कर वो सिर्फ आगे बढ़ गया था, शशन और शावी को वहीं छोड़े हुए। एंड जैसे ही हाउसवान वहाँ से दूर चला गया, शावी ने तुरंत अपनी निगाहों को शशन की तरफ किया जो अभी भी बस लान ईबो को देख रहा था ऊपर सीढ़ियों तक पहुँचते हुए। शावी ने कहा शशन एकदम से वापस अपने जहन में आ गया। उसने शावी की तरफ देखकर कहा माँ। शावी ने कहा
कैसे हो तुम? कहते हुए वो बस जेंटली एंड सॉफ्ट आई से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। सुजन ने सिर्फ अपनी निगाहों को झुकाते हुए कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल ठीक। शाओवी ने कहा, लग नहीं रहा, तुम उदास लग रहे हो। ये कहते हुए वो सुजन के चेहरे की तरफ देखने लगी। सुजन ने कहा, उदास? ऐसा नहीं है माँ, हम लेंस तो ऐसे ही होते हैं ना, एक्सप्रेशन लेस। वो तो सिर्फ लानी वो ही एक एक्सेप्शन है, शायद इसीलिए आप उसे मुझसे ज़्यादा पसंद करती हैं। ये कहते हुए सुजैन की आवाज़ के अंदर जैसे कुछ शिकायत थी। एंड उसकी ये बात सुनकर शाओवी सिर्फ अपनी मुट्ठियों को भींच लेती है। उसने सुजैन की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उनमें दोनों से उतना ही प्यार। पर इससे पहले कि शाओवी कुछ भी कहती, सुजैन ने अपना एक कदम पीछे करते हुए कहा, माँ इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे जाना है। एंड आपको भी लानीबो के साथ तैयार होकर जल्द से जल्द रॉयल ऑडिटोरियम में पहुंचना है। सब लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि आप वहाँ तक अभी तक पहुँची या नहीं, तो फिलहाल मुझे तैयार होने के लिए जाना चाहिए। ये कहते हुए सुजैन सिर्फ अपनी माँ की तरफ देख रहा था। एंड उसका ऐसा बिहेव देखकर शाओवी सिर्फ चुप हो जाती है। वो कुछ देर के लिए सुजैन की तरफ देखती है एंड एट लास्ट वो नोट कर देती है। इसके बाद सुजैन सिर्फ अपनी माँ को आखिरी बार नोट करता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ वो अपने कमरे की तरफ चला गया था। एंड शाओवी वहाँ पर बस अकेली खड़ी रह जाती है, बिल्कुल अकेली। एंड उसकी आंखों में एक उदासी थी एंड चेहरे पर एक शिकायत, जैसे खुद से या किसी और से नहीं पता, पर उसकी आंखों में कुछ था जो बस सुजैन की तरफ टिकी हुई थी। मैंने उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं ईबो से करती हूँ। पर उस समय सिचुएशन कुछ और थी, चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी, जैसे कि अभी नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ दिया। ये कहते हुए शाओवी सिर्फ अपनी आंखों में हल्की सी नमी लिए सुजैन को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुजैन सिर्फ अपनी आंखों में उन आंसुओं को लिए ऊपर पड़ गया था। अब लगभग 4 घंटे के बाद कमरे में चीख पुकार मची हुई थी। सब लोग लिटरली समझाने की कोशिश कर रहे थे लानीबो को, पर लानीबो तो लानीबो है। वो बस बिस्तर पर चढ़ा हुआ था। उसने चीख कर कहा, बिल्कुल भी नहीं, डैम शिट, मैं कोई वियर्डो नहीं हूँ एंड मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी तैयार नहीं होऊंगा। ये सब कुछ क्या है? ये सफेद सफेद सफेद, इतना सब कुछ सफेद मुझे नहीं पहनना। मैं किसी की मॉर्निंग में नहीं जा रहा हूँ। हाँ कम ऑन प्लीज, रहम करो मुझ पर। ये कहते हुए वो सिर्फ हाउसवाइफ एंड बाकी सब लोगों की तरफ देखने लगा जो उसके लिए सब कुछ लेकर खड़े थे, जैसे कि हेयर स्टाइलिस्ट, उसके ड्रेस को सेट करने वाला एंड स्पेशली याओ ने लिटिल लैन की तरफ देखकर कहा, मास्टर आप प्लीज नीचे तो उतरिए, आप क्या कर रहे हैं? आपको जल्द से जल्द निकलना है, 1 घंटे में आपको वहाँ पहुँचना है। ये सब कुछ आपके लिए है, परफेक्ट। आई मीन आप किंग के साथ खड़े होंगे तो आपको भी फ्यूचर के लिए बहुत रिप्रेजेंटेबल होना है, तो प्लीज आप नीचे उतर आइए। ये कहते हुए याओ जितना हो सके संभल कर कहने की कोशिश कर रहा था, एक रिस्पेक्टेड वे में, क्योंकि लानीबो है, वो सेकंड लैन है इस पूरी फैमिली में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, सेकंड अल्फा है। पर फिलहाल ईबो ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ब्रैड था, एक ऐसा ब्रैड जो सिर्फ चिल्ला रहा था। एंड उसकी ऐसी आवाज सुनकर हाउसवाइफ ने लिटरली चिल्लाते हुए कहा, ईबो चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम, नीचे उतरो अभी की अभी। ये कहते हुए उसने ईबो को घूर कर देखा। ईबो ने हाउसवाइफ की तरफ घूर कर कहा, बिल्कुल भी नहीं हाउसवाइफ, तुम तो समझो मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पहनना। ये लोग मेरे बालों के साथ क्या करना चाह रहे हैं? मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। वो बात अलग है मैं इनकी केयर नहीं करता होती, लेकिन मुझे इनसे प्यार है। एंड इससे मेरे बालों को क्या करना चाहते हैं? ये कहते हुए वो अपने बालों को बस संभालने की कोशिश कर रहा था जो पोनी टेल में बंधे हुए थे, लेकिन ये सब लोग उसके बालों को स्ट्रेट कर बिल्कुल सुजैन की तरह बनाना चाहते थे, जो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे हुए एंड रिबन से बंधे हुए हो। एंड ईबो की ऐसी बातें सुनकर हाउसवाइफ ने सिर्फ अपनी आंखों को रोल कर लिया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके सर में भी दर्द हो रहा है, वो भी इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आया है एंड उसे भी जेट लैग है। पर ये इंसान हाउसवाइफ के लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होने दे सकता। ये सच में उसका पेशेंस टेस्ट करता है। हाउसवाइफ इससे पहले कि ईबो को और समझा पाता, पीछे से बस एक दरवाजा खुल जाता है थट की आवाज़ के साथ। एंड जैसे ही वो आवाज़ से दरवाज़ा खुला, सबकी निगाहें उस तरफ घूम गई थी। एंड वहाँ कोई और नहीं बल्कि गुस्से में आग बबूला हुई शाओवी खड़ी हुई थी। शाओवी ने चिल्लाते हुए कहा, लान ईबो क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ बेड पर क्यों चढ़े हुए हो? जैसे ही शाओवी ने कहा, ईबो ने अपनी माँ की तरफ चिल्लाते हुए कहा, माँ गॉड आप आ गई, थैंक गॉड, वरना मुझे तो लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। मैं बिस्तर पर इसलिए चढ़ा हुआ हूँ ताकि मैं बच सकूं, वरना ये लोग तो मुझे पागल बना देंगे। सीरियसली ये देखिए ना, ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। ये कहते हुए लानीबो अपनी माँ से कंप्लेन करने लगा। वहीं दूसरी तरफ शाओवी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बाकी सबकी तरफ देखकर कहा, यहाँ क्या हो रहा है? तभी याओ ने सिर्फ शाओवी की तरफ देखकर कहा, मैम आई मीन ये सब कुछ मास्टर को लिए है, इन्होंने तैयार होना है। पर सुन ही नहीं रहे। शाओवी ने कहा, तुम सब लोग बाहर जाओ, मैं इसे तैयार करके यहाँ ले आऊँगी। याओ ने कहा, बट शाओवी ने कहा, मैंने कहा बाहर जाओ, मैं जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है, अगर तुम लोग इस तरीके से करोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, तो तुम लोग बाहर जाओ, मैं उसे तैयार करके ले आऊँगी, जाओ कार तैयार करो। ठीक है, तो उसने सिर्फ याओ की तरफ देखा। याओ ने एक पल एक निगाह
लाइन ईबो की तरफ डाली एंड देन उसने अगले सेकंड नोट करते हुए कहा जी मैम। ये कहते हुए उसने बाकी सब की तरफ देखा जो सिर्फ एक्सपेक्टिंग लुक से उसकी तरफ देख रहे थे। याओ ने कहा सब सामान यही छोड़ दो, मैम संभाल लेंगी। ये कहते हुए उसने शाओवी की तरफ देखा एंड शाओवी ने सिर्फ नोट किया। उसके बाद कुछ सेकंड के साथ ही कमरा पूरी तरीके से खाली हो गया था। इस कमरे में सिर्फ ईबो, शाओवी एंड हाओशुआन खड़े हुए थे। शाओवी ने हाओशुआन की तरफ देखकर कहा तुम भी बाहर जा सकते हो। हाओशुआन ने कहा जी मैम। ये कहते के साथ ही फाइनली हाओशुआन ने गहरी सांस लेता हुआ कमरे के बाहर चला गया था एंड ईबो सिर्फ हाओशुआन ने अपनी माँ को देखने लगा। तभी अगले सेकंड शाओवी ने कहा अब तुम नीचे उतरोगे। ईबो ने कहा माँ। शाओवी ने कहा लान ईबो मुझे सच में परेशान मत करो वरना याद रखना। ईबो ने कहा ठीक है उतर रहा हूँ। ये कहते हुए वो किक्ड पपी की तरह अपना मुंह बनाता हुआ फाइनली नीचे उतर आया था। शाओवी ने कहा यहाँ बैठो। ये कहते उसने ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा किया। ईबो ने कहा पर क्यों। शाओवी ने कहा मैंने कहा यहाँ बैठो। ईबो ने कहा ओके ठीक है। ये कहते हुए वो बैठ गया। शाओवी ने कहा तो क्या प्रॉब्लम है। ये कहते हुए वो हाथ बांधकर बस ईबो के सामने खड़ी हो गई थी। ईबो ने कहा प्रॉब्लम माँ, यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखिए ना ये सब लोग क्या लेकर आए हैं मेरे लिए। आप जानती है ना मेरा टेस्ट ये सब नहीं है, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं नहीं पहन सकता ये कोट एंड ये अजीब से कपड़े एंड शूज़, मुझे ये नहीं पहनने प्लीज़, ये अजीब सी चीज़ें हैं। ये कहते हुए ईबो उन सब चीज़ों को देख रहा था जो रॉयल आउटफिट था। देखने में तो सब कुछ आलीशान था पर ये ईबो का टेस्ट नहीं था। उसे हमेशा से फ्री फॉलिंग कपड़े पसंद है, एक ऐसे कपड़े जो उसे एक कूल लुक देते हो, पर ये थोड़े से ओल्ड फैशनेबल थे। एंड ये चीज़ देखकर शाओवी सिर्फ मुस्कुरा जाती है। उसने ईबो की तरफ देखकर कहा ठीक है मैं जानती हूँ कि तुम क्या पसंद करते हो, बट ईबो तुम्हें भी एक बात समझनी होगी, हम स्टेट्स में नहीं हैं, हम चाइना में हैं। एक रॉयल फैमिली के अंदर हम रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तुम सेकंड प्रिंस हो, सेकंड जेड हो, सेकंड किंग हो। ईबो ने कहा मैं सेकंड किंग हूँ, वाओ ये तो बहुत एक्साइटिंग है। शाओवी ने कहा तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस पर जा रहा है, तुम किंग हो इसका मतलब तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें अच्छी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करना होगा। ईबो ने कहा मॉम क्या आप भूल गई हैं, मैं द स्टेट्स रह चुका हूँ एंड मोस्ट एलिजिबल एंड हैंडसम पर्सन था मैं अपने कॉलेज में, और आप मुझसे कह रही हैं कि मुझे खुद को रिप्रेजेंट करना नहीं आता। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। ये कहते हुए वो सिर्फ अपनी उन चमचमाती हुई आंखों से अपनी माँ को देख रहा था एंड शाओवी ने अपनी आंखों को रोल करते हुए कहा ये कोई कॉलेज नहीं है, तुम समझ रहे हो रॉयल फैमिली क्या होती है। अभी जब तुम वहाँ जाओगे ना तब देखोगे सब लोग किस तरीके से वहाँ पर आए हुए हैं एंड अगर तुमने अपनी कोई भी बचकानी हरकत की तो सब लोग सिर्फ तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएंगे एंड मैं ये नहीं चाहती, समझ रहे हो ना तुम। ईबो ने कहा माँ आप बस पूरे प्लेन में यही बोलती हुई आई हो एंड मुझे कुछ नहीं समझ रहा, लिटरली मुझे नहीं समझ रहा है, क्योंकि लान ईबो अपने रूल्स पर जीता है, वो करता है जो उसका मन कहता है। ठीक है तो वही ईबो की आईज थोड़ी सी रेड हो गई थी एंड उसकी ऐसी आंखों को देखकर शाओवी समझ गई थी कि ईबो धीरे धीरे अपना टेम्पर लूज कर रहा है एंड उसने तुरंत ईबो की तरफ धीमे से अपने आप को बढ़ाया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा शांत। ईबो ने कहा मैं शांत ही हूँ माँ, मैं जानता हूँ मुझे किस तरह की चीज़ों को हैंडल करना है, तो आप स्ट्रेस मत लीजिए। ये कहते हुए ईबो की तरफ से भी कुछ लाइट एमिट हो रही थी, शायद ही उसकी पावर थी। ईबो ने तुरंत अपने आप को शाओवी से अलग किया। इससे पहले कि शाओवी कुछ भी समझ पाती वो बिजली की रफ्तार से वहाँ से जाता है एंड अपने उस बड़े से सूटकेस के अंदर से कुछ चीज़ों को बाहर निकालता है एंड ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हुआ था। ईबो की कुछ पावर्स में से एक पावर ये भी है कि वो बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा, ब्लिंक ऑफ सेकंड्स के अंदर सारा काम हो गया था। ईबो ने एक सूट लाकर वापस शाओवी के सामने खड़े होते हुए कहा मुझे ये पहनना है। ठीक है तो वो शाओवी को देखने लगा एंड शाओवी ने सूट को देखा जो कम्प्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट था। आज की शाम ये सूट को फॉलो नहीं कर सकती। शाओवी ने कहा बेटा तुम ये नहीं, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहती ईबो ने अपनी उस आइज के साथ कहा मुझे ये पहनना है माँ। ठीक है तो उसकी आइज कम्प्लीटली रेड थी एंड वो जैसे शाओवी के माइंड को कंट्रोल कर रहा था एंड शाओवी जैसे एक पल के लिए कम्प्लीटली उसकी पपेट बन गई थी। वो बस ईबो की आंखों में देखने लगती है। ईबो ने शाओवी की तरफ देखते हुए कहा तो आप ये इजाज़त दे रही है ना कि मैं ये पहन सकता हूँ। शाओवी ने तुरंत नोट करते हुए कहा तुम ये पहन सकते हो। ईबो ने कहा ये हुई ना बात। ये कहते के साथ ही वो मुस्कुराता है, अगले सेकंड वो अपनी माँ को हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ शाओवी जो बस अभी किसी डेज में थी, हिप्नोटाइज हो रखी थी ईबो की आंखों से, वो एकदम से बाहर आ जाती है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा तुमने क्या किया मेरे साथ। ईबो ने कहा कुछ भी नहीं, आपने मुझे परमिशन दी है एंड अब मैं यही पहनूंगा। ये कहते के साथ ही वो बस बिजली की रफ्तार से वहाँ से भाग जाता है। शाओवी बस वहीं खड़ी रह जाती है। उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा यह इंसान, मैं भूल कर सकती हूँ कि इसकी पावर्स, शिट, ये इंसान सच में। खैर हमें कैसे सबको जवाब दूंगी कि ऐसे कपड़े पहन के क्यों आया है। ये कहते हुए वो बस ईबो को सूट को देख रही थी जो चमचमाता हुआ था, या ये कहो कुछ ज़्यादा ही चमचमाता हुआ था, क्योंकि 15 मिनट के बाद जब वो शाओवी के सामने खड़ा हुआ था तो वो ब्राइट रेड कलर शाओवी को सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो लग कैसा रहा है। एग्जैक्टली लगने को तो वो बहुत हैंडसम, डैशिंग एंड स्मार्ट लग रहा है, जैसे कि ईबो ने कहा वो सच में एक पर्सनैलिटी है, पर फिलहाल इस पूरे फंक्शन के हिसाब से ये थोड़ा सा लगे, क्योंकि ऐसे कपड़े वहाँ कोई पहन कर नहीं आने वाला। ये बात शाओवी जानती थी, पर वो फिलहाल क्या कर सकती थी, वो अपने बेटे के आगे मजबूर थी। इसीलिए उसने ईबो की तरफ देखकर कहा तुमने कोट अपनी मर्जी से पहन लिया है, बाल तुम्हें मेरी मर्जी से ही बनाने होंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह के बाल वहाँ पर कोई नहीं बना सकता। तो मैं जो कहूँ वही करो, चुपचाप से यहाँ बैठ जाओ। ये कहते उसने सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा किया।
ईबो ने मुंह तो बनाया लेकिन वो वहाँ बैठ गया था क्योंकि वो समझ गया था वो ज़्यादा अपनी मन मर्जी चीज़ें नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ की चीज़ें उसके हिसाब से ही होती हैं। उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ये भी बात सही है कि ईबो नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन उसकी माँ के ऊपर ब्लेम करे या फिर फिंगर रेस करे, इसीलिए वो चुपचाप बस वहाँ बैठ गया था। अगले ही सेकंड शावी बस ईबो के बालों को खोल कर सुलझाने लगती है। उसने ईबो की तरफ बड़बड़ाते हुए कहा, ये बाल क्या कर रखे तुमने, हाँ इतने उलझे हुए क्यों हैं, एंड कब से तुमने इनको कॉम नहीं किया है? ये कहते हुए वो सुलझाने की कोशिश कर रही थी। ईबो ने कहा, ज़्यादा दिन से नहीं, बस 2 दिन पहले किया था मैंने। शावी ने कहा, क्या 2 दिन पहले? ईबो मैं क्या करूँ तुम्हारा, कैसे इन बालों को सुलझाऊंगी मैं अब? ये कहते हुए वो बस सुलझाने की कोशिश करने लगी। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार से, जैसे कि आप हमेशा करती हैं, एंड मैं जानता हूँ आप कर लेंगी। ये कहते हुए बस मुस्कुरा रहा था। शावी ने सिर्फ अपने सर को झटक लिया। अब लगभग 10 मिनट के बाद फाइनली उसने ईबो के उन अजीब से उलझे हुए बालों को सुलझा दिया था, बहुत हद तक, शायद कुछ अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पर फिलहाल ईबो के बाल सुलझ गए थे। शावी ने ईबो के उन क्राउन सेक्शन से कुछ हेयर्स को उठाया एंड वहाँ पर कुछ छोटी छोटी ब्रेड्स बना दी थी। उसके बाद उन सारी ब्रेड्स को पीछे की तरफ टाई कर दिया था एक छोटी सी लूज पोनीटेल में, एंड देन उसके बाद उसने ईबो के बाकी सारे बालों को बस छोड़ दिया था खुला हुआ, बिल्कुल वाटरफॉल की तरह। एंड एट लास्ट उसने ईबो के फेस के सामने से 2 फ्रिंजेस को बाहर निकाल दिया था एंड ईबो सिर्फ ब्लिंकिंगली अपनी माँ को देख रहा था। शावी ने कहा, परफेक्ट है। ईबो ने अपने आप को मिरर में देखा एंड देन शावी की तरफ देखकर कहा, ये परफेक्ट है? शावी ने कहा, बिल्कुल परफेक्ट है। ईबो ने कहा, सो ओल्ड फैशन, आई मीन इस तरीके के बाल कौन बनाता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चाइना के एंशिएंट ड्रामा में चला गया हूँ जहाँ पर लोग इस तरीके के बाल बनाकर घूमते थे। माँ मैं कैसे रहूँगा यहाँ? ये कहते हुए वो सिर्फ अपने आप को देख रहा था एंड शावी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खुशी से, एंड बहुत जल्द तुम्हें ये सब कुछ पसंद आने लगेगा, सिर्फ कुछ समय की बात है। उन्होंने सिर्फ चकल करते हुए कहा, हाँ आप तो सिर्फ सपने देखिए क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला क्योंकि ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। एंड मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लड़के इतने लंबे बाल रखते क्यों हैं। आई मीन ये तो लड़कियां रखती हैं ना इतने लंबे बाल, पर आपने मुझे भी बचपन से बालों को काटने नहीं दिया। मुझे इस बात का जवाब जानना है माँ, आप कभी भी नहीं देती। शावी ने कहा, मैंने हर बार तुम्हें जवाब दिया है बेटा, क्योंकि बाल यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेयर्स हमारी रॉयल फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी ज़्यादा ऊंची हाई रैंक की रॉयल फैमिली होगी वहाँ के अल्फाज के बाल उतने ही लॉन्ग होंगे। एंड फिलहाल तुम सबसे हाई रैंक पर हो, सृजन के बाद तुम्हारे बाल सबसे लंबे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बचपन से अभी तक बालों को काटने नहीं दिया है। नानी पुनेसर ने अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, वाह क्या लॉजिक है, आई मीन वाह, इसका मतलब अभी 2-4 सालों में तो हमारे बाल यहाँ बस फर्श को छूने लगेंगे ना, फिर तो हमें पोछे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए वो बस सरकास्टिकली अपनी माँ की तरफ देख रहा था। शावी ने सिर्फ अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, हाँ तुम और तुम्हारे लॉजिक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 2-4 सालों में तुम्हारी शादी हो जाएगी एंड शादी के बाद बाल लंबे करने की जिम्मेदारी तुम्हारे मेट की होगी। देन तुम अपने बालों को कटवा सकते हो, पर हाँ बहुत छोटा नहीं, थोड़ी कम लेंथ तक। ये कहते हुए शावी सिर्फ आगे बढ़ गई थी। तुरंत ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, क्या सच में? हाँ ऐसा क्या मेरा मेट मेरे बालों की जिम्मेदारी को संभालेगा? एंड सबसे बड़ी बात, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी माँ। शावी ने कहा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, रॉयल फैमिलीज में सारे डिसीजंस बड़े लोगों के द्वारा लिए जाते हैं एंड तुम बस अपनी बकवास बंद करो एंड ये सब कुछ पहनो। ये कहते हुए वो सारी एक्सेसरीज को ईबो को दिखा रही थी, पर ईबो का ध्यान तो वहाँ जाकर अटक गया था ना शादी वाली बात पर। ईबो ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी माँ, आप ये बात सुन लीजिए, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे कोई मेट वेट नहीं चाहिए, मैं अपनी हैप्पी लाइफ से, आई मीन बैचलर लाइफ से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। शावी ने सिर्फ ईबो की तरफ देखा एंड देन सरकास्टिक वे में कहा, हाँ ऐसी लाइफ जहाँ पर तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए पर एक ओमेगा हर रोज चाहिए, है ना? जैसे ही शावी ने कहा, एक ईबो का मुंह बंद हो गया, वो बस अपनी माँ को घूर कर देखने लगा। शावी ने कहा, तुम्हारे डर्टी सीक्रेट्स के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल जल्दी से तैयार हो ताकि मैं भी निकल सकूँ। ये कहते हुए शावी सिर्फ ईबो को देख रही थी। ईबो बस बातों को बदलने के लिए तुरंत बैठते हुए कहा, वैसे माँ आप लग बहुत गॉर्जियस रही हैं। शावी ने कहा, हाँ हाँ तुम्हारी बातें मुझ पर कोई असर नहीं करने वाली, खैर ये सब कुछ पहन लो। ईबो ने कहा, ये सब कुछ क्या है? शावी ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ एक्सेसरीज हैं जो चैन से मिलती जुलती हैं, तो पहन लो इन्हें शांति से। ये कहते हुए वो ईबो को सारे उसके एक्सेसरीज पहना रही थी, जैसे कि उसकी रिंग्स, उसका ब्रोच, उसके बालों में लगाने के लिए थोड़ी सी हेयर पिन्स एंड और भी बतेरी चीज़ें जो वहाँ रखी हुई थी। एंड ईबो मुंह बनाता हुआ उन सब चीज़ों को पहन रहा था क्योंकि ये उसका टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली पर्ल एंड ये सब कुछ डायमंड्स वगैरह ईबो को नहीं पसंद, उसे सिंपल फंकी चंकी ज्वेलरी पसंद है, पर ये उसके टेस्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। पर वो अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप बैठकर एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह बस फॉलो कर रहा था शावी की सारी बातों को। एंड लगभग 1 घंटे के बाद द रॉयल हाइनेस तैयार हो चुके थे, बिल्कुल एक गॉर्जियस प्रिंस की तरह। एंड इस वक्त ईबो को देखकर सच में कोई भी कह सकता था कि वो ब्रेथ टेकिंग है, वो ईथरल है, शिचैन से भी एक कदम आगे। शायद यही बात शावी अपने मन में सोच रही थी, पर वो अल्फाज नहीं दे सकती थी, इसलिए बस खामोश होकर ईबो की तरफ देख रही थी। मैं ईबो सिर्फ मुंह बना रहा था। शावी ने कहा, बस मुंह बनाना बंद करो, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए शावी सिर्फ आगे मुड़ती है एंड वो अपनी बड़ी से गाउन के साथ आगे चल रही थी। वो भी किसी रॉयल पर्सन से कम नहीं लग रही थी एंड लगे भी क्यों ना,
वो भी तो एक रॉयल हाइनेस है। उसका वो वाइट ब्यूटीफुल पर्ली गाउन बस पीछे तक लहरा रहा था। ईबो अपनी माँ को इस तरीके से देखकर बस खुश हो जाता है, दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहा, वैसे आप लग बहुत गॉर्जियस रही हो माँ, सच में डैड तो घायल हो जाएंगे, घायल। ये कहते ईबो सिर्फ हंस रहा था एंड शावी की आंखें ठंडी हो जाती हैं। उसने कहा, बकवास बंद करो। ये कहते साथ ही वो बस चुपचाप आगे बढ़ रही थी। ईबो सिर्फ बड़बड़ाता जा रहा था जैसे कि वो हमेशा करता है। एंड एट लास्ट फाइनली वो लोग उस रॉयल मैंशन के गेट पर खड़े हुए थे जहाँ पर उनके लिए एक कैरेज खड़ा हुआ था, एक रॉयल कैरेज। उन्होंने सिर्फ मुंह बनाते हुए कहा, क्या हम इसमें जाने वाले हैं? ये कहते हुए अपनी माँ को देख रहा था एंड ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मना कर दे, पर शावी तो शावी है। वो तुरंत आगे बढ़ती है एंड उस कैरेज में जाकर बस बैठ जाती है। एंड उसके लिए वहाँ पर जितने भी पर्सन खड़े हुए थे सब सिर्फ झुक गए थे एंड ईबो बस अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। हाउसवान ने ईबो की तरफ देखकर कहा, ज़्यादा आंखें बड़ी करने की जरूरत नहीं है वरना बाहर निकल कर गिर जाएंगी, एंड जल्दी चलो, ये कैरेज बहुत धीमे चलता है, ये कोई कार नहीं है। तो हाउसवान सिर्फ सरकास्टिकली ईबो की तरफ मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया था एंड वहीं ईबो अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है सन्न सा। वो अभी भी यही सोच रहा था कि वो सच में इस कैरेज में जाने वाले हैं। इस कैरेज में उसकी गाड़ी का क्या हुआ? ये कहते हुए अपनी गाड़ी को देखने लगा जो कहीं दूर पार्क थी, जो अब उसको नजर भी नहीं आ रही थी। एंड वो बस इस कैरेज को देख रहा था जिसमें उसे बैठना था। फाइनली शावी के दोबारा पुकारने पर ही वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ जाता है। और वैसे भी इतना सारा काम वो बिना मन के तो कर ही चुका है ना, तो एक और करने में क्या बुराई है। खैर ईबो उस कैरेज के अंदर बैठ गया था। लिटरली वो एक 36 हॉर्स टाइज कैरेज था। लिटरली वो एक बहुत आलीशान सवारी थी जो ईबो को शायद नहीं समझ आ रही थी, लेकिन वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग थे उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। ये चीज़ रैंक डिसाइड करती थी। शिचेन के बाद किसी के पास इतनी आलीशान कैरेज थी तो वो ईबो के पास ही थी। पर फिलहाल ईबो सिर्फ बड़बड़ाता हुआ पूरे रास्ते जा रहा था एंड शाओवी सिर्फ उसे ये समझा रही थी कि उसे वहाँ किस तरीके से बिहेव करना है। वो बात अलग है, ईबो को आधी बातें समझ में आ रही थी एंड आधी उसके सर के पार जा रही थी, पर ईबो जानता है कि उसे कहाँ कैसे बिहेव करना है। इस बात के लिए थोड़ा सही शाओवी थोड़ा रिलैक्स थी, लेकिन वो टेंस भी थी बहुत ज़्यादा। उसने ईबो की उंगलियों में देखते हुए कहा, ये सारी जो नेल पॉलिश तुमने लगा रखी है ना, इसे साफ कर दो अभी के अभी। ईबो ने कहा, मम्मा रियली में? शाओवी ने कहा, हाँ अभी के अभी। हाउसवान नेल रिमूवर मैंने उससे मांगा था ना। जैसे ही उसने हाउसवान से कहा, हाउसवान ने तुरंत अपने पॉकेट में से नेल रिमूवर निकाला एंड देन उसने वी की तरफ देते हुए कहा, लीजिए मैम। वहीं तो सिर्फ ईबो ने सिर्फ हाउसवान को घूर कर देखा, पर हाउसवान ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे ईबो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। शाओवी ने तुरंत नेल रिमूवर से ईबो के हाथ में लगी हुई उस काली नेल पॉलिश को साफ करना शुरू किया एंड देन ईबो की तरफ देख कर कहा, जब तक तुम यहाँ हो ये सब चीज़ें काम बिल्कुल भी नहीं करोगे। ईबो ने कहा, आप साफ कर दीजिए, मैं दोबारा लगा लूंगा। ये कहते हुए वजह से शाओवी को चैलेंज कर रहा था। शाओवी ने घूर कर कहा, क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, कुछ भी नहीं, जैसा मना रहा है वैसा कर दीजिए, बाकी मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये कहते हुए ईबो ने सिर्फ अपना मुंह उधर की तरफ मोड़ लिया था क्योंकि वो जानता था वो अपनी माँ को नहीं रोक सकता। एंड फाइनली शाओवी ने ईबो के सारे हाथों में से उस नेल पॉलिश को निकाल दिया था। ईबो के हाथ अब थोड़े से रिप्रेजेंटेबल लग रहे थे एंड रिप्रेजेंटेबल लगने के लिए दौड़ कहीं और भी शुरू थी एंड वो कोई और नहीं बल्कि शू मैंशन था, जहाँ पर सब लोग बस तैयार हो रहे थे इतने बड़े जलसे के लिए। सब अपनी बेस्ट ड्रेस, बेस्ट एक्सेसरीज एंड बेस्ट चीज़ों को ही प्रेफर कर रहे थे, सिवाय एक शख्स के जो अपने कमरे में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। वो एक आईने के सामने था एंड उसके वो लॉन्ग हेयर्स बस खुले हुए थे, जो खुलने की उसे इजाज़त नहीं थी, पर वो बस अभी उन्हें सुलझा रहा था एंड वैसे भी कमरे में कोई नहीं था ना, इसीलिए उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। विजान की आंखें बस सामने टिकी हुई थी एंड वो अपने बालों को सुलझा रहा था। उसके बाद उसने अपने उन 9 टेल्स की तरफ देखा जो खुली हुई हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि विजान की टेल इस तरीके से खुली रहे, पर फिलहाल वो खुली हुई थी एंड पूरी 9 टेल्स उसके चारों तरफ से एक बड़ा सा खूबसूरत सा फैन बना रही थी। इस वक्त विजान ने बहुत लूज क्लोथ्स पहने हुए थे क्योंकि वो अभी भी नहा कर बाहर आया था एंड उसकी गर्दन में भी कॉलर नहीं था एंड उसकी वो ब्यूटीफुल स्वान लाइक नेक बस शो हो रही थी। उसकी सैंड ग्लैंड भी शो हो रही थी एंड उसकी वो आंखें जो बहुत खूबसूरत थी, पर्पल आइज। विजान इस वक्त अपनी हाफ ह्यूमन एंड हाफ फॉक्स फॉर्म में था एंड इसीलिए वो बहुत ईथरल लग रहा था, एक डेलिकेट बट शार्प स्ट्रॉन्ग ओमेगा। विजान की ये साइड अभी तक शायद किसी ने नहीं देखी होगी क्योंकि ये साइड देखने का हक सिर्फ विजान के अल्फा को था एंड वो तो विजान को देखने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। खैर विजान ने सारी बातों को साइड किया एंड उसने खुद को खड़ा किया क्योंकि वो घड़ी में टाइम देख सकता था एंड दरवाजे पे होती हुई नॉक को भी वो महसूस कर सकता था, पर कमरे में बिना विजान की इजाज़त के कोई भी नहीं आ सकता था। लेकिन फिर भी एक धीमी आवाज़ ने कहा, मास्टर जल्दी कर लीजिए प्लीज़, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शियान ने धीमी आवाज़ में कहा। विजान ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सिर्फ उसने नोट किया। शियान को पता चल गया था कि विजान ने सुन लिया है, इसीलिए वो भी बस साइड खड़ी हो जाती है एंड उसके बगल में शुई खड़ी हुई थी। विजान ने तुरंत अपनी टेल्स को एक टाइटली
रोप से बांध दिया एंड उसके बाद उसने अपने हेयर्स को भी टाई कर दिया था। फिर अपने लूज क्लोथ्स की जगह उसने अपना वो टाइट फिटेड आउटफिट पहना एंड अपनी गर्दन को कम्प्लीटली कॉलर कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसे होना चाहिए था किसी और के सामने, बिल्कुल टाइटली फिटेड कपड़ों में, ऊपर से नीचे तक चीज़ों से कवर हुआ क्योंकि उसे इजाज़त नहीं है ना कि कोई भी शख्स उसे देख पाए। फाइनली उसने दरवाजे को धीमे से खोल दिया एंड दरवाजे को खोलते के साथ ही दोनों हाउस हेल्प सिर्फ उसे देखने लगी। शियान ने कहा मास्टर। विजान ने कहा हमें तैयार होना चाहिए। शियान ने कहा जी। ये कहते के साथ ही दोनों कमरे में दाखिल हो गए थे। इसके बाद वो तैयार होना शुरू करते हैं। धीमे धीमे कर एक एक कर विजान को पूरी तरीके से ढक दिया गया। उसके हाथों से लेकर पाँव तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय उसके चेहरे के, जो भी कुछ देर में ढक ही जाएगा। तभी शियान ने विजान के उस कलाई में देखा जहाँ उसका वो मॉर्निंग ब्रेसलेट डला हुआ था। शियान ने कहा मास्टर इसे ड्रेस के अंदर छुपा दूं या फिर बाहर। पीछे गेट पर से शाओलिन ने आते हुए कहा माय 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 माय, क्या मेरा सन इन लॉ तैयार हो गया? ये कहते हुए वो बस अपने उस चेहरे की एक कनिंग सी मुस्कुराहट लेकर कमरे में दाखिल हो गई थी। एंड शाओलिन के वहाँ पर प्रेजेंस महसूस करते के साथ ही दोनों हाउस हेल्प्स पीछे हो जाते हैं एंड वो कर वहाँ खड़े हो जाते हैं। विजान भी खड़ा हो गया था एंड उसने भी अपना सर झुका लिया था। शाओलिन ने कहा तो तुम तैयार हो गए? सच में तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत गॉर्जियस लग रही है माय सन। ये कहते उसने विजान के कंधे पर हाथ रखा है। विजान की पूरी बॉडी से स्टिफ हो गई पर उसने कुछ कहा नहीं। शाओलिन ने कहा चलो कैरेज तुम्हारा तैयार है, बाकी सब लोग चलो विजान का बाकी सारा सामान लेकर बाहर आओ, चलो विजान चलते हैं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी पर विजान अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। शाओलिन ने पीछे मुड़कर देखा तो विजान जैसे वहीं खड़ा हुआ था। उसने कहा क्या हुआ है? विजान ने थोड़ी सी धीमी आवाज़ में कहा मदर मैं पीछे दूसरे कैरेज में आना पसंद करूँगा। शाओलिन ने कहा ऐसा क्यों? विजान ने कहा प्लीज़ आप समझ सकती हैं ना, अभी ये माँ को शायद आपके साथ जाना चाहिए। विजान की बात सुनकर शाओलिन सिर्फ अपनी ब्रोस को रेस करती है लेकिन कुछ सोच कर वो सिर्फ नोट कर देती है। एंड देन उसने शियान की तरफ देखकर कहा ठीक है विजान को लेकर आओ एंड याद रखना रास्ते में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैरेज मैंने बाहर खड़ा कर दिया है, रॉयल गार्ड्स तुम लोगों के साथ रहेंगे। शियान ने तुरंत नोट करते हुए कहा जी मास्टर। इसके बाद शाओलिन फाइनल लुक विजान को देकर कमरे से बाहर निकल गई थी एंड विजान सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा था। तभी शियान ने कहा चले मास्टर। विजान ने सिर्फ नोट किया एंड उसके बाद विजान भी अपने कैरेज में बैठ गया था। पूरी तरीके से ढका हुआ था वो कैरेज एंड उसके बगल में शियान बैठी हुई थी। फाइनली सवारी तैयार थी रॉयल पैलेस में जाने के लिए एंड उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी चल रहे थे। वो बात अलग है कि विजान का जो कैरेज था वो देखने में बहुत ज़्यादा कोई हाई क्लास नहीं था। उसके कैरेज में मुश्किल से ही 4 हॉर्स लगे हुए थे पर विजान को इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है। वो परवाह नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे कैसे देखेंगे, वो खुद को कैसे दिखता है ये ज़रूरी है। एंड यही सोचकर वो बस हाथ में पड़े हुए उस मॉर्निंग ब्रेसलेट को देख रहा था। सो हे एवरीवन दैट्स ऑल फॉर टुडे। पूरा 1 आवर का एपिसोड है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड इस एपिसोड में हमने लान वांग ईबो के कैरेक्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है एंड ये देखने की कोशिश करी है कि लान वांग ईबो आगे चलकर और क्या क्या उत्पात मचाने वाला है। फिलहाल देखते हैं दोनों की मुलाकात किस तरीके से होती है एंड ईबो जिस तरीके से शाओवी चाहती है वैसे एडजस्ट कर पाता है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट सच में बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो प्लीज़ वीडियो पर 1K लाइक पहुंचा दीजिएगा एंड क्योंकि जैसे ही 1K लाइक हो जाएंगे मैं नेक्स्ट पार्ट शेयर कर दूँगी। बाकी ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको आज का पार्ट ईबो का ये थोड़ा फर्स्ट इंट्रो कैसा लगा। जो बात मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कही थी कि आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया, उसके बारे में भी आप अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड 1 मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि प्लीज़ गाइस थोड़ा सा विजिट फीबल लेबर को भी कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आपके वहाँ पर। एंड किसी को भी पोइट्री में इंटरेस्ट हो, जिसको पोइट्री सुनना पसंद हो या फिर लाइफ के बारे में थोड़ी मोटिवेशन चीज़ें सुनना पसंद हो, तो वो एक बार फीबल लेबर को विजिट कर सकता है। कुछ शॉर्ट स्टोरीज डालती हूँ या शॉर्ट इंसिडेंट्स को लेकर पोइट्री करती हूँ एंड आई होप आपको वो पसंद आएगी। एंड पसंद आएगी तो आप डेफिनेटली उसको वॉच करेंगे, तो जस्ट एक चांस दीजिएगा फीबल लेबर को। दैट्स ऑल, मुझे बस आपसे यही कहना था। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।